हाय। सो मैं सुरैया हूँ। पता ही होगा कौन। नहीं पता तो कोई बात नहीं, इट मीन्स यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बिकॉज आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। और मेरे बारे में आपको अगर मैं ना बताऊँ तो कुछ पता चलेगा भी नहीं। बट मेरे बारे में उन सबको ज़रूर पता है जिन्होंने मुझसे ज़ख्म खाए हैं, क्योंकि मेरा एक टैलेंट है। लाइक वैसे बहुत कुछ है, पेंटिंग, कविताएं, शायरी, आहा। पर मेरा सबसे यूनिक टैलेंट क्या है? लोगों को ऑफेंड करना। और ये मैं इंटेंशनली नहीं करती, इट्स द ट्रुथ। वो लोग जो मेरा सच और तेरा सच को सच मानते हैं, उनको जब सच का सामना सच में करना पड़ता है तो वो ऑफेंड हो जाते हैं। ऐसे लोग ऑफेंड ना हो इसके लिए कुछ फिलोसफर थे। एक जैसे किरकेगार्ड, मैं उसको किरकेगार्ड बोलती हूँ बट एक्चुअली द रियल प्रोनाउंसिएशन इज केकेगार्ड। केकेगार्ड, ठीक है। बीच बीच के जितने कुछ कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं वो साइलेंट हो जाते हैं। तो अब इन्होंने क्या कहा कि ट्रुथ इज सब्जेक्टिव। आपका ट्रुथ आपका ट्रुथ, मेरा ट्रुथ मेरा ट्रुथ। अब हम कुछ ऐसे ट्रुथ की बात करते हैं जिसके बाद फिर आप में से बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, मेरा ये इंटेंशन नहीं है, पर मुझे ये क्लियर है। क्लियर है इन द सेंस कि ये एक अनअवॉइडेबल सिचुएशन है। जो डिस्कोर्स है उसमें ये एक कंक्लूजन है और ये होगा। तो वो डिस्कोर्स क्या है तो मैं बताती हूँ। मैंने जर्मनी में लोगों को कैसे कैसे ऑफेंड किया है, और वो कहानी जब मैं आपको बताऊंगी तो आप भी ऑफेंड हो जाएंगे, क्योंकि इंसान तो फिर इंसान है। तो शुरुआत करते हैं। मैं एक लाइब्रेरी में थी और उस लाइब्रेरी में मेरे अलावा भी और लोग पढ़ रहे थे। वहाँ लोग पढ़ने के लिए आए थे। अब वहाँ पर एक टर्किश भाई साहब थे, नीली आँखें, काले बाल, थोड़े से भूरे टाइप के। और वो आके बैठ गए। टर्किश लोगों को शायद इंडियन लोग अच्छे लगते हैं। इंडियन लोगों की ये बड़ी रेपुटेशन है, या तो आप किसी को बड़े अच्छे लगेंगे या बड़े ख़राब लगेंगे, मगर पता तो सभी को है आपके बारे में। तो आज जो हम अपनी स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं वो है ढेर सारे लोग जिनको मैंने ऑफेंड करा है। मैं उन सब पे अलग अलग भी एपिसोड्स बना सकती हूँ। तो मैंने अफ्रीकन लोगों को भी ऑफेंड करा है यहाँ पे। मैंने सभी को ऑफेंड कर दिया एक्चुअली। तो फिर वो मेरे को पूछी कि तुमको पता है यहाँ पे ये लोग जर्मन लोग कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं वगैरह वगैरह। और मुझे ये सब नहीं पता था कि जर्मनी में बड़े झगड़े हुआ करते हैं बर्लिन में। क्यों? क्योंकि मैं बर्लिन में थोड़ी ना रहती थी भैया, मुझे कैसे पता होगा। बट मतलब कई लोगों ने बोला कि रात को यहाँ पे झगड़े होते हैं, अरब लोगों का अलग ग्रुप है, जर्मन लोग का अलग ग्रुप है, मॉबिंग होती है, लोग एक दूसरे पे हमला भी कर देते हैं। वो हमला ऐसा नहीं कि घोड़े पे चढ़ के आते हैं और फिर वो हमला करते हैं, नॉट लाइक दैट। बट मतलब लिटरली गैंग वॉर्स टाइप। गैंग वॉर्स मतलब ये नहीं कि सबके पास राइफल्स हैं, वो भी नहीं है। बट लोग यहाँ पे बड़े हट्टे कट्टे होते हैं। 6 फुट के हाइट वाले बंदे जब लड़ते हैं, आप सोचो क्या नज़ारा होता होगा। मैं सो जाती हूँ, मुझे नहीं पता क्या नज़ारा होता होगा, पर यार ये एक रियलिटी है और जिनको देखना हो जाके देख लें। बट ऐसा होता है। अच्छा, तो उन्होंने वो जो टर्किश इंसान है उसने मुझे क्या बताया कि एक टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरीके के झगड़े हुआ करते थे और टर्किश लोग और दूसरे लोग आपस में भिड़ भी जाया करते थे। और उसने अपने ज़ख्म दिखाए अपने हाथ पे और अपने फेस पे। उसके फेस पे भी निशान थे, लिटरली गाढ़े निशान थे। लग रहा था कि भाई किसी ने जम के हमला किया है, जो भी है, ठीक है। और भाई वैसे निशान मैंने पता नहीं कितनों की बॉडी उस पर देखी है उसके बाद। और कुछ लोग तो बताते नहीं है। मैंने पूछा कि यार ये कौन से निशान है, ये क्या है। कुछ लोग हंस के डाल देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे बस ऐसे ही खेल रहे थे, कूद रहे थे, ऐसे ही कुछ दौड़ भाग कर रहे थे, उसमें हो गया। नो जो लोग बताते हैं उन्होंने ये बताया, जिन्होंने सच बताया कि वो उतने गाढ़े निशान, एक्चुअली टाँके के निशान, कि किसी ने स्टिचिंग करी है फिर बाद में, वो मारपीट के निशान है। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इंडियन लोगों के पीछे लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं।
अब मैं तो किसी से लड़ने नहीं जाती, मेरे को तो कहीं पे टाके नहीं लगे हुए। ऐसा नहीं कि लोगों ने मुझे परेशान नहीं किया है, और ऐसा नहीं कि इंडियन लोगों को लोग यहाँ पे परेशान नहीं करते हैं, बट देन फिर ऐसा क्या है कि हमें कहीं टाके नहीं लगे हुए? सोच के देखो तो और भयंकर चीज़ लगती है। मतलब ये कि क्या इंडियंस इतने अक्लमंद हैं कि वो किसी भी झगड़े में बिना पढ़े कुछ कुछ दिमाग लगा लेते हैं? हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट मतलब ऑफिशियली अगर आप सर्च भी करो तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं कि इंडियंस इस गैंग में जुड़े हुए हैं, उस गैंग में जुड़े हुए हैं। नहीं मिलता ये सब हमारे बारे में। तो वो अलग बात है, मतलब हम तो हैं ही शरीफ। तो वो जो बंदा था वो ऐसे ऐसे बता रहा था कि भाई वो तो बड़े अच्छे हैं, उसको इंडियंस भी बड़े अच्छे लगते हैं, हाँ भाई हम किसी से पंगा ही नहीं लेते तो हम तो लगेंगे ही ना अच्छे। तो और जर्मन्स उसको, मतलब जर्मन्स उसको पसंद नहीं आते, ये वो वगैरह, ठीक है। और फिर मुझे लगा उसने बात इस तरीके से करी कि मुझे लगा कि अच्छा ये बंदा रेस वगैरह पे के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता होगा, क्योंकि यार अंधा थोड़ी ना, वो उसको मेरा कलर भी तो दिख ही रहा है। मतलब अफ्रीकन लोगों से इंडियन लोगों का शेड कितना ही लाइट हो जाता है, 2 शेड 3 शेड 4 शेड, बस उतना ही तो होता है ना। तो अब उतने में अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो बात ऐसी बढ़ रही थी, और मुझे लगा कि बंदा बिल्कुल रेस वेस में बिलीव नहीं करता है। अब बात आगे बढ़ती गई तो मैंने उसको बताया कि हाँ मतलब इतना तो, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपके संग यहाँ पे रेसिज्म हो रहा है तो ये काफ़ी एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पहले अफ्रीकन्स, मतलब सबसे पहले ह्यूमन बींग्स तो अफ्रीका में आए थे, एंड इन अ वे सब अफ्रीकन ओरिजिन से ही हैं। और ये बंदा ज़बरदस्त ऑफेंड हुआ। क्या ऑफेंड हुआ उसको, जो अपनी फिर उसका जो रेस सामने आया कि उसको अपनी रेस पे बहुत प्राउड है, एंड ही वुड नेवर एवर, मतलब वो इस चीज़ को कभी मानने को तैयार ही नहीं हो सकता कि उसका ओरिजिन अफ्रीकन हो सकता है। और फिर मैंने उसको गूगल करके दिखाया कि इट्स जस्ट द लैक ऑफ वन हार्मोन विच हैज़ गॉट हिम ब्लू कलर ऑफ आइज, एंड मतलब उसका जो स्किन टोन थोड़ा सा लाइटर है, इट्स जस्ट लैक ऑफ वन हार्मोन मेलाटोनिन, उसी का थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है। सो एक्चुअली ये जो पूरा रेसिज्म चल रहा है वो एक्चुअली हार्मोनिज्म होना चाहिए, अगर उसके लिए एक सही वर्ड दिया जाए, बिकॉज इट्स जस्ट वन हार्मोन गोइंग अप एंड डाउन ना, रेस थोड़ी ना अप एंड डाउन जा रहा है बे। और रेस को ट्रांसफ़र करने का कोई मैकेनिज्म नहीं होता, रेस एक सोशल टर्म है, वो जेनेटिकली कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है आपके बच्चों में? ट्रांसफ़र तो हार्मोन, मतलब जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो रहा है, इट्स जस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू मेक दैट पर्टिकुलर हार्मोन, ठीक है। उतना ही ट्रांसफ़र हो रहा है ना, कि मतलब डीएनए में थोड़ी ना रेस होता है, सेल में थोड़ी ना रेस होता है, किसी के सेल गोरे और किसी के सेल काले थोड़ी ना होते हैं। इट्स बेसिकली एक हार्मोन कम या ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बेसिस पे कुछ लोग गोरे हैं, कुछ लोग काले हैं, कुछ लोगों की आंखें नीली हैं, कुछ लोगों की आंखें काली हैं। और ये भी एक रियल सिचुएशन है कि नीले में और काले में फ़र्क करना इट्स अ वेरी लेटर फेनोमेना। शुरू में मतलब ऐसा, मतलब अभी भी आपको कई सारे गांव में, इंडिया में भी मिलेगा, मेरे दिमाग में अफ्रीका का एग्जांपल आ रहा था, बट इंडिया में भी आपको मिलेगा। कुछ लोग गाढ़े काले को नीला कहते हैं एक्चुअली, और कुछ लोग गाढ़े नीले को काला कहते हैं। और ये रियलिटी है, ये परसेप्शन कैसे बनता है, कैसे आपको ये चीज़ समझ में आती है कि ये नीला है या ये काला है, दैट्स अंडर क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद आप भी खुद जाके चेक कर सकते हैं। इंडिया में बहुत लोग होंगे जिनको अपने गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर वाला सीन है, कुछ लोगों का होगा ही। अच्छा ठीक है, पर अभी तक तो आप ऑफेंड नहीं होंगे, अभी तक तो बात रेस की चल रही है। थोड़ा सा और आगे आते हैं, फिर मैंने यहाँ पे एक गोरी बंदी को ऑफेंड कर दिया। एक्चुअली यहाँ पे बहुत लोग मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, इंडिया ये इंडिया वो, एकता कपूर की सीरियल ऐसे वैसे, अफ्रीकन लोग भी पूछते हैं। मैंने कहा यार मैं तो एकता कपूर की सीरियल देखने बंद कर दी है
तुम कब बंद करोगे, और नहीं बंद कर रहे हो तो मे भी एकता कपूर को पता है कि उसको अफ्रीकन ऑडियंस के लिए ही सीरियल बनाने हैं, और तो वो तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से बना रही होगी, इसलिए वो ऐसे सीरियल बनाती है। तो तुम मुझको क्यों बता रहे हो कैसे सीरियल बनाती है? अब मुझे नहीं पता भैया एकता कपूर कैसे बनाती है सीरियल, उसके दिमाग में कौन से ऑडियंस होते हैं, बट एक रियलिटी है ये कि इंडियन लोगों ने भले इंडियन सीरियल देखने बंद कर दिए हों, दुनिया देख रही है। इतना तो लोगों को ब्रैड पिट के बारे में नहीं पता होगा जितना शाहरुख खान के बारे में पता होगा। मतलब इट्स रियल थिंग। और जो लोग ज़्यादा प्रिटेंड करते हैं कि ओह इंडिया, ओके आई डोंट नो एनीथिंग बट इंडिया, जब उनको तुम्हारा दिमाग चाटना होगा ना, उनको इंडिया के बारे में पता नहीं क्या क्या याद आएगा पिछले जन्म का। इट विल लाइक, अच्छा यू ऑल्सो नो अबाउट इंडिया, गुड, आई ऑल्सो नो अबाउट इंडिया। ठीक है, इंडिया के बारे में तो तुमको भी पता है, मेरे को भी पता है, तुम्हारी कंट्री के बारे में ना तुमको पता है ना मुझको पता है। सोचो डिफरेंस ऑफ इम्पोर्टेंस, राइट? इंडिया होगा इतना इम्पोर्टेंट तभी इंडिया के बारे में तुमको भी पता है, मेरे को भी पता है। बट खैर, अभी तक तो थोड़ा सा प्राउड फील हो रहा होगा अभी भी ऑफेंड नहीं हुए होगे ना। अच्छा, थोड़ा सा और आगे आते हैं। तो एक किसी गोरी बंदी ने, काफ़ी लोगों ने कास्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं मेरे से कि यार इंडिया में तो कास्ट है, खास करके जो लोग दूसरे रिलीजन के हैं वो ज़रूर पूछते हैं। तो फिर मैं भी परेशान हो गई, मैंने कहा यार सच बोल ही देते हैं। तो फिर एक गोरी बंदी ने मेरे से पूछा, उसकी आंखें ब्राउन थी, नीली नहीं थी, पर बाल जो थे गोल्डन थे, ठीक है, और वो जर्मन थी अकॉर्डिंग टू हर, मुझे नहीं पता। तो उसने मेरे से पूछा, मैंने बोल दिया कि यार एक्चुअली इट्स नॉट कास्ट। कास्ट क्या? कास्ट मतलब फिक्सेशन, ठीक है, और ये एक्चुअली रेस ही था, क्योंकि जो फर्स्ट आर्यंस थे जो इंडिया में आए, जिनके बाद से कास्टिज्म शुरू होता है, उनकी जो 5-6 क्वालिटीज़ हैं जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में डॉक्यूमेंटेड भी हैं, क्योंकि बुद्ध से एक पर्टिकुलर बंदा था, मैं उसका नाम भूल गई, नहीं, राहुल तो उसके बेटे का नाम था। एक 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 एक्चुअली यू कैन रीड दैट स्टोरी, वो स्टोरी है बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में, वो स्टोरी है, आप ऑनलाइन वो स्टोरी सर्च कर सकते हैं। उसमें कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक पहुंचा हुआ कोई ब्राह्मण ही था, लड़का था, जवान था, वो आया बुद्ध के पास, शायद जवान था, ये भी चेक कर लेना आप, ठीक है, बट कॉन्टेक्स्ट ये है कि उसने कहा कि वो सबसे ऊंचे कुल का ब्राह्मण है, पुरुष है, वगैरह वगैरह, और वो बुद्ध के मतलब प्रीचिंग्स को नहीं मानता, बुद्ध के हिसाब से तो सब बराबर थे। उसने कहा ऐसा नहीं है। तो फिर बुद्ध ने कहा चलो ठीक है, तुम प्रूव कर लो कि तुम आर्यन हो। वो अपने आप को उच्च कोटि का आर्यन समझता था कोई। तो बुद्ध ने कहा तुम प्रूव कर लो। फिर बुद्ध ने उसे बताया कि भाई सारे जो अवेलेबल सोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग आर्यन होने के 5 गुण हैं। उनमें से 2-3 यही हैं कि आपकी आंखें नीली हों, बाल गोल्डन हो, भूरे हों, है ना, चमड़ी गोरी हो। तो आपकी तो आंखें नीली नहीं हैं, बाल भी भूरे नहीं हैं, तो मतलब आप ब्राह्मण, मतलब आप आर्यन तो नहीं है फिर। तो अब वही लोग बने थे शुरू वही थे इनिशियल ब्राह्मण्स, तो ठीक है। तो अब ये बंदा ऑफेंड हो गया, और इस कहानी को जब मैंने बताया तो वो लेडी भी ऑफेंड हो गई। उसको लगा कि यार ये क्या बात हुई। और फिर मैंने उसको साथ में ये भी बता दिया कि यार आपके यहाँ पे जो हिटलर थे, उन्होंने पता नहीं खुद को कैसे आर्यन समझ लिया, और मतलब क्योंकि हिटलर एक्चुअली खुद को आर्यन समझता था, और हमारा जो स्वास्तिक का जो साइन है वो भी उन लोगों ने यूज़ कर लिया, बिकॉज उनको ये लगता था कि इट्स दियर हेरिटेज। उन्होंने हेरिटेज से कनेक्ट कर लिया है इंडिया का जो था, और अपने आप को प्योरेस्ट रेस समझने लगे। तो ये जो पूरा जो घपला हुआ है, हार्मोन को रेस समझना और हार्मोन की कमी को बेहतर रेस समझना, और उसके बेसिस पे एक पूरा एक अनटचेबिलिटी का सिस्टम खड़ा होना इंडिया में, और उस सिस्टम का स्ट्रैटिफिकेशन हो जाना, और उसके बेसिस पे काम एलोकेट करना कि भाई जो खुद को बेहतर रेस का समझते हैं
वो अपने आप को दूसरों से ऊपर रखते हैं, दूसरों के संग गलत कर रहे हैं। और फिर गुप्ता एम्पायर के टाइम पे तो जो तमाशा हुआ था, बहुत सारे लोग जिनका कोई लेना देना नहीं था जातिवाद से, जो जंगलों में रहते थे, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा पोर्शन जंगलों का ही था। ये काट पीट करके अभी कम हुआ है, बट इंडिया में जो इतनी वैरायटी है, वो ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपके पास जंगल 20% है और आप में फ्लोरा एंड फौना की सबसे ज़्यादा वैरायटी है, ऐसा नहीं होता। तो इट्स लाइक अ प्रोसेस, होते होते होता है, हज़ारों सालों में होता है। तो इंडिया में जो अच्छी चीज़ रही कि वो हमारा 5,000 साल का जो सिस्टम है, हमने खुद को बनाए रखा, हमारी सिविलाइजेशन ख़त्म नहीं हुई, बट एट द सेम टाइम तो हमने खुद को बनाए रखा, कुछ ख़त्म नहीं हुआ, तो उसमें फिर जंगल भी रहे और आपके वक्त के संग उसमें वैरायटी डेफिनेटली आएगी। मगर प्रॉब्लम ये है कि अब जो लोग खुद को बेहतर समझते थे और गुप्ता एम्पायर के टाइम पे जिनके जंगल काटे गए, उन्हीं को मज़दूर बनाया गया, उन्हीं को गुलाम बनाया गया, उन्हीं को अछूत बनाया गया, और उन्हीं के जंगलों पे खेती करवाई गई, उस धान को खुद जमा किया गया, धान नहीं मतलब उस वक्त जो भी फसलें हुआ करती थी उसको राजगृह में जमा करना, उसको अपने सहूलियत के हिसाब से धन की तरह इस्तेमाल करना और उसका व्यापार करना। तो इस तरीके का जो सिस्टम बना था, वो सिस्टम बहुत लोगों के फ़ायदे में था। और उसके अलावा एक दूसरा तरीका जिससे कास्ट सिस्टम स्ट्रेटिफाई हुआ था, वो था बड़े लोगों के बीच का। अच्छा, एक शेर सुना होगा आपने, अम, अ, उम, मालिक को रंज बहुत है मगर आराम के साथ, वो डिनर करते हैं कौम के हुक्काम के साथ। अ, ये शेर शायद मैंने एग्जैक्टली नहीं बोला होगा, बट ऐसा ही मतलब इसका मेन कॉन्टेक्स्ट ये है कि वो लोग जो कबीलों के सरदार हुआ करते थे, वो लोग जो जो आदिवासी ग्रुप्स के जो हेड हुआ करते थे, अ, और इनके बारे में आपको आर.एस. शर्मा की जो हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया है उसमें मिलेगा। और साउथ इंडिया के रेफरेंस में ये बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। बट अगर आप एक जनरलाइजेशन में जाओगे तो आप नॉर्थ में एक दूसरे रीज़न भी है, बट साउथ इंडिया के संदर्भ में ये बहुत ही एक डायरेक्ट रेफरेंस है कि तभी आपको साउथ इंडिया में काफ़ी सारे बहुत ही डार्क कॉम्प्लेक्शन के भी ब्राह्मण लोग आपको मिलेंगे। वो एक्चुअली कुछ नहीं थे, वो अपनी ही जगह के, अपने एरिया के जो अथॉरिटेटिव लोग थे, उनमें कास्ट ट्रांसफ़र हुआ। और वो मैरिजेस से भी नहीं हुआ, क्योंकि मैरिजेस से भी होता तो मिक्सिंग होती, रेस की मिक्सिंग होती, जैसे नॉर्थ में है। साउथ इंडिया में वो भी नहीं हुआ। बस बेसिकली आप ये समझ लो कि आप के समुदाय के ही जो जिस इंसान की जिम्मेदारी थी एज अ लीडर आप लोगों को गाइड करने की, वो हो गया, वो मिल गया उन लोगों से। और उसको उन लोगों ने मतलब उसको अगर नॉर्थ के लोगों ने ब्राह्मण मान लिया और बाकी लोग जो जिनसे मजदूरी करवानी है, तो वहाँ पे काम का डिवीज़न हो गया कि मतलब नॉर्मली क्या होना चाहिए कि चलो ठीक है, आप सरदार हो तो हो, आप हमारे मुखिया हो, जो भी हो तो हो, ठीक है। और जब तक आप हो तब तक आप हो, और आपका काम कुछ और है क्योंकि आपकी पोजीशन कुछ और है ना, और हमारा काम कुछ और है क्योंकि हमारी पोजीशन कुछ और है, ठीक है। हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, या हम मजदूर हैं, या जो भी है, ठीक है। बट अगर आप ये कहो कि हमारा काम कुछ और है क्योंकि हमारी जाति कुछ और है, और अब यही काम हमें सारी ज़िंदगी करना होगा, तो फिर वहाँ पे वो जो ग्लिच है ना, वो आया ही इस वजह से था कि ऊपर के जो लोग हैं वो आपस में मिल गए, और अपने ही समुदाय के वो लोग जो कम पढ़े लिखे थे, जो आप पे आश्रित थे मार्गदर्शन के लिए, या फिर मान लो ना जैसे दिल्ली है, दिल्ली का एक चीफ मिनिस्टर है, राइट। अगर वो दिल्ली के एक्सप्लॉयटेशन में किसी से पैचअप कर ले तो दिल्ली की सारी जनता भुगतेगी। अफ्रीका में ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी पूरी की पूरी सरकारें बिकी हुई हैं,
अच्छा वो तो सुना होगा ना, ये बिक गई है गवर्नमेंट। अच्छा, तो वो सरकारें बिकी हुई हैं, मतलब या क्या कि एक स्टोरी है, स्टोरी नहीं है, आप वो पढ़ सकते हो, इट्स पार्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड अफेयर्स, कि शेल कंपनी करके ऑयल की एक कंपनी है जिसके यहाँ पे काफ़ी सारे आपको बर्लिन में आपको मिलेंगे ब्रांचेस, पेट्रोल पंप मिलेंगे उनके, ठीक है। तो ये कंपनी है जिसने अफ्रीका में इनका एक पोर्ट हुआ, मतलब इनका एक ऑयल का एक फर्म था, और वो जो गवर्नमेंट थी उसने इनको इसलिए अलाउ कर रखा था क्योंकि उसने गवर्नमेंट को बहुत पैसा भर रखा था, और उसकी वजह से इतना मतलब उस वो जो पर्टिकुलरली ऑयल की जो कंपनी जो अ, उस पर्टिकुलर कंट्री में थी, उसके ऊपर बाद में काफ़ी केसेस हुए, बट वो और क्यों हुए उसका रीज़न ये था कि अफ्रीका में जो वर्किंग कंडीशंस थी वो बहुत ही डिफरेंट थी, जो वर्किंग कंडीशंस वो यूके में प्रोवाइड कर रही थी, क्योंकि ये कंपनी शायद एक्चुअली यूके बेस्ड है, यूके की कंपनी है। तो आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में कौन सी सर्विसेज दे रहे हो, और आप डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्यों भागे चले आते हो, बिकॉज यू वांट टू गिव पुअर वर्किंग कंडीशंस, और उसमें लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लोगों का अफेक्ट हो रहा होता है, और आप बस ये कह के निकल जाना चाहते हो कि हम क्या करें, तो आपकी गवर्नमेंट का काम है कि आपको बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड दें। अब एक जब कचरा तुम फैला रहे हो इंडिया में, आप दिल्ली में ही देख लो यार, क्या यमुना में सारे लोग क्या करने जाते हैं, आपको क्या लगता है, आप अपनी कॉलोनी से उठ के जाते हो यमुना में डुबकी लगाने, और इसलिए यमुना पॉल्यूटेड हो गई है। कुछ ऐसा मैकेनिज्म है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्पर्स हो गई है। आपको गवर्नमेंट पसंद नहीं आ रही कि गवर्नमेंट आपको अच्छे सर्विसेज नहीं दे रही, तो आप गवर्नमेंट चेंज कर लो। वो पूंजीपति आपको ये कह के निकल जाता है, पर कचरा यमुना में कौन फेंक रहा है, पूंजीपति पे फेंक रहा है, उसको रोक कौन नहीं रहा, गवर्नमेंट नहीं रोक रही, ठीक है। आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास गवर्नमेंट चेंज करने का ऑप्शन है, हर 5 साल में आप नया नया वोट देते रहो। इज इट द सॉल्यूशन एक्चुअली, कैसे हो जाएगा? अगर गवर्नमेंट में जो भी आ रहा है वो वैसा ही है, तो इससे ये सॉल्यूशन है क्या? क्या डायरेक्टली उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो आपके यमुना में एक्चुअली में केमिकल वेस्ट डाल रहा है? क्या उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप गवर्नमेंट के पास जाके ये बात पूछो? क्या उस बंदे का डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या उस बंदे को डायरेक्ट पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए? क्या गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल भी होना चाहिए? बाहर में जाए गवर्नमेंट यार, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर थिंग। आप उनसे पूछ सकते हो कि भाई ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, कॉमन है, आप इसमें एक तिनका भी अगर डाल रहे हो, यू नीड टू आंसर इट। बट वो नहीं हो रहा ना। तो उस तरीके से जब जिसको अगर आप किसी को अपना लीडर बनाते हो, और अगर वो बंदा करप्ट हो जाए तो जनरेशन भुगतती हैं, और ये करप्शन जिस टाइम पे हुआ था कास्ट बेस्ड, तो उसकी वजह से अभी तक कास्टिज्म है इंडिया में, आराम से है। अब थोड़ा सा ऑफेंड करते हैं कि इंडिया में जो कास्टिज्म है उसकी बेसिस पे, यार आपको क्या लगता है, खास करके हरियाणा के वो जो एकदम एकदम गोरे चिट्टे हिंदू टाइप के लोग नहीं होते जो कहते हैं जय श्री राम, भाई श्री राम जी की जय, पर वो तुम्हारे नहीं है, तुम्हें अपना रंग दिख रहा है, और तुम्हें श्री राम का रंग पता है, श्री राम सांवले गाढ़े भूरे, मतलब डार्क, मुझसे भी काफ़ी डार्क, ठीक है। उनको नीला पेंट किया जाता है, उनके हर तस्वीर में वो नीले रंग के होते हैं, काले सांवले थे वो, उनकी जय, श्री राम जी की जय, पर वो तुम्हारे नहीं है, तुमको अपना रंग दिख रहा है, हैं? ऐसा लग रहा है किसी ने चूना रगड़ दिया है। इतना गोरा आदमी जब बैठ के बोले जय श्री राम, तो हम उसे क्या बोले, गंवार। और हाँ ऑफ कोर्स आपकी लिटरेसी रेट अगर अच्छी नहीं है, आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो दैट्स वन प्रॉब्लम। तो यार जाओ ना, पढ़ो लिखो। कुछ लोग बोलते हैं हाँ ये हमारी कंगना रनावत कृष्णा की भाई वो कृष्ण की बड़ी भक्त हैं, होंगी, उनको अपने और कृष्ण के रंग में फ़र्क दिख रहा है? मतलब और ये जो नॉर्थ में जो मिक्सिंग हुई है, वो मतलब सेल्यूकस की बेटी की मगध साम्राज्य में शादी हो जाना, और उसके बाद ढेर सारी आर्मी का यहीं पे रह जाना, और मथुरा आर्ट में ग्रीक मिक्सिंग होना,
तो ये सारी चीज़ें यार, इसकी वजह से जो मिक्सिंग हुई है, अब वो लोग भी खुद को ना हिंदू ही बोलते हैं, बल्कि मथुरा में ऐसे कई टेम्पल्स हैं जो इंडियंस के बनाए हुए नहीं हैं। तो यार सब आके खुद को हिंदू हिंदू बोलोगे तो हिंदू कौन बचेगा फिर? बहुत सारे आदिवासी लोग खुद को हिंदू बोलते हैं क्योंकि गुप्ता एम्पायर के टाइम पे उनको अछूत बना दिया गया था। अछूत मतलब इन द सेंस कि आपको बंधुआ मजदूर चाहिए थे, और मतलब दुनिया भर में ये काम हुआ था कि बंधुआ मजदूर का एक बहुत बड़ा एक सिस्टम था उस वक्त, कि आप बस उनको कुछ खाने पीने को दे देते हो और कूट कूट के उनसे काम करवाते हो जब तक प्राण ना निकल जाएं, और उससे काफ़ी ज़्यादा वेल्थ जनरेट हुआ था। इम्पेरियलिज्म के किसी भी और तरीके से उतना वेल्थ जनरेट नहीं हो सकता जितना ह्यूमन लेबर को एक्सप्लॉइट करके जनरेट हुआ, क्योंकि आप जहाज़ बना सकते हो मगर उन जहाज़ को चलाने के लिए आपको मजदूर चाहिए, आप ट्रेन बना सकते हो उन ट्रेनों को चलाने के लिए, उन ट्रेनों को बनाने के लिए आपको मजदूर चाहिए, आप पिरामिड बना सकते हो मगर उन पिरामिड्स को बनाने के लिए आपको मजदूर चाहिए। उतने भारी भारी पत्थर के आप अपने सिर पे लोड के ले जा रहे थे हैं? शाहजहाँ ने क्या मतलब सारे मजदूरों को पेमेंट दे दे करके ताजमहल बनवाया है? बंधुआ मजदूरों के कंधों पे जो सारी सांस्कृतिक चीज़ें हैं, दुनिया के 7 अजूबे हैं, एटलीस्ट रिकॉग्नाइज द फैक्ट। अगर आप गोरे चिट्टे हो तो आप जय श्री राम मत बोलो, क्योंकि श्री राम जी की जय हो सकती है मगर वो आपकी नहीं है। सो लाइक दिस इज समथिंग, और आई थिंक इसके बाद बहुत लोग ऑफेंड हो गए होंगे। तो आई थिंक द पर्पज इज सर्व्ड। ओके, बाय बाय।